तो अभी तक हम लोग पढ़े थे सेल के बारे में, सेल का डिफिनेशन पढ़ा था, सेल की हिस्ट्री पढ़ी थी, सेल थ्योरी पढ़ा था, अब और सेल का शेप साइज पढ़ लिया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सेल का शेप। सेल का शेप कैसा होता है, कोई पूछे तो बोलना अलग अलग सेल का शेप अलग अलग होता है। सेल का शेप किस बात पर डिसाइड करता है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अलग अलग फंक्शन करने के लिए सेल का शेप अलग अलग हो सकता है। तो क्या बोलेंगे, द शेप ऑफ द सेल वेरी सेल बाय सेल, the shape of the cell depend on the function they perform। वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं इस पर डिपेंड करेगा कि उस सेल का शेप कैसा होगा। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ शेप देकर रखे हैं, उन शेप को देख लेते हैं कि उस सेल का शेप कैसा होता है। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल का शेप आपकी एनसीईआरटी बुक में बना कर रखा है, या तो राउंड शेप का होगा या वाई कॉन्केव शेप का होगा। आरबीसी का शेप राउंड या वाई कॉन्केव शेप के होते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल का शेप कोई पूछे, आंसर क्या होगा, राउंड या वाई कॉन्केव। ये रेड ब्लड सेल का ये राउंड शेप है और ये वाई कॉन्केव शेप है रेड ब्लड सेल का। कितने दिन जिंदा रहती है आरबीसी की लाइफ साइकिल कितने दिन की है, 120 डेज, 120 दिन जिंदा रहती है सेल। और इसका शेप या तो राउंड शेप की दिखेगी या वाई कॉन्केव शेप की दिखेगी रेड ब्लड सेल। दूसरी सेल से मिलते हैं डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल किस शेप की होती है, इररेगुलर शेप की होती है, अमीबाइड शेप की होती है। अमीबा जैसा शेप होता है, जैसे अमीबा का शेप पता ना, टेढ़ा मेढ़ा कोई भी शेप, वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल टेढ़ी मेरी इररेगुलर शेप की होती है, इसलिए इसको अमीबाइड शेप कहा गया है। तो आरबीसी का शेप टेढ़ा मेढ़ा। आरबीसी का शेप कैसा होगा, राउंड वाई केप, और व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी का शेप अमीबाइड शेप, इररेगुलर शेप भी बोल सकते हो। तीसरी सेल से मिलते हैं, ये रही इपिथेलियल सेल। इपिथेलियल सेल लंबी लंबी पतली पतली, पतली है ना, और लंबी ज्यादा है तो 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी सेल लंबी लंबी पतली पतली सेल इकट्ठी हो जाती हैं और इन्हें इपिथेलियल सेल कहते हैं। आपकी बॉडी में सबसे ऊपर पाई जाने वाली सेल है आउटर मोस्ट सेल। इपिथेलियल सेल कैसी होती है, लॉन्ग एंड नैरो शेप की होती है। आपसे कोई पूछे लॉन्ग नैरो कौन होती है, तो लॉन्ग नैरो आपकी इपिथेलियल सेल है। और अमीबाइड शेप की कौन सी है, अमीबाइड शेप की आपकी ये वाली है व्हाइट ब्लड सेल। फिर बात करें, ये सेल को पहचानो, डायग्राम तो ढंग से नहीं बना है लेकिन आप लोग पहचानते होंगे लगभग। डायग्राम किसका बना है, ये नर्व सेल का डायग्राम है। ये थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बन गया है। नर्व सेल, नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा अपने, न्यूरॉन्स का डायग्राम। नर्व सेल का यहाँ सेल बॉडी होती है, ये सब एक्सॉन्स है, पढ़ा होगा आपने, एक्सॉन्स वगैरह, डेंड्रॉइड सेल। तो नर्व सेल का डायग्राम है, कैसा दिख रहा है, बहुत सारे ब्रांच निकले हुए दिख रहे हैं, तो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। तो ब्रांच स्ट्रक्चर किसका होता है, नर्व सेल का होता है। ये शेप को देखो और पहचानो कौन सी सेल है, ये आपकी मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल कहाँ होती है, लीव्स में होती हैं, और इनके अंदर क्या भरा हुआ होता है, एक पिगमेंट भरा होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और इस पिगमेंट की वजह से आपकी फोटोसिंथेसिस कर पाती है। तो लीफ में पाई जाने वाली सेल कौन सी है, मेसोफिल शेप, मेसोफिल सेल। और किस शेप की होती है, राउंड ओवल शेप की दिख रही है, राउंड शेप की है या ओवल शेप की है। फिर एक और डायग्राम बना हुआ है सामने में, ये डायग्राम किसका है, ट्रैकिड्स का। आपने जाइलम फ्लोएम पढ़ा होगा, वैस्कुलर टिश्यू, वहां पर ट्रैकिड्स होता है, और ट्रैकिड्स की सेल कैसी होती है, इलॉन्गेटेड, लंबी सी। तो ट्रैकिड्स की सेल कैसी होती है, लॉन्ग होती है। ये आपके एनसीईआरटी में कुछ सेल के डायग्राम बने हुए हैं जिनको आपको पढ़ना जरूरी है। तो आपको बोला कि अलग अलग सेल का शेप अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ सेल का शेप यहाँ पर बनाकर दिखाया है जो आप देख लीजिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए। कम से कम इतने शेप तो आपको आने ही चाहिए। इसके अलावा आप कोई शेप पढ़ना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं। तो आपके एनसीईआरटी बुक ने ये शेप दिए हैं, अलग अलग सेल का अलग अलग शेप होता है, और उनका शेप किस बात पर डिपेंड करता है, उनके फंक्शन पर। रेड ब्लड सेल का शेप राउंड या बाइकॉन्केव शेप की होती है। व्हाइट ब्लड सेल अमीबाइड शेप की होती है। कितने दिन जिंदा रहती है, 1 हफ्ते के आसपास, 1 वीक, 5 से 7 दिन का लाइफ साइकिल है, इनका लाइफ स्पैन है। इपिथेलियल सेल लॉन्ग नैरो होगी, आपकी नर्व सेल ब्रांच्ड होगी,
आपकी मेसोफिल सेल राउंड या ओवल शेप की होगी और ट्रैकेट्स इलोंगेटेड शेप की होंगी। अगर आपको इस समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, शेप याद कर लिए हैं तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। और होने को दुनिया में जितने बहुत सारी तरह की सेल का शेप हो सकता है, सेल का शेप और कैसा कैसा हो सकता है, तो डिस्क लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमलर हो सकता है, क्यूबिडाइड हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, ऐसे कोई भी शेप हो सकता है। सेल का शेप वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी सेल है, उस सेल पर डिपेंड करता है कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है। वो जिस फंक्शन को परफॉर्म करती है उस हिसाब से सेल का शेप डिसाइड होगा। अगली लाइन में कहते हैं टाइप्स ऑफ द सेल। सेल के टाइप्स पढ़ते हैं तो सेल दो तरह की बांट दी गई है। कौन कौन सी सेल? प्रोकैरियोटिक सेल पहली होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी सेल होती है यूकैरियोटिक सेल। ये दो तरह की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है फॉल्स या अब्सेंट, या फिर फॉल्स का मतलब होता है अनडेवलप्ड। और कैरियोट वर्ड बना है ग्रीक लैंग्वेज के कैरियन वर्ड से। किस वर्ड से बना है? कैरियन वर्ड से बना है। और इस कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस कैसा हो, जिसमें न्यूक्लियस फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाए, या ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस नहीं पाया जाए, या जिसमें न्यूक्लियस कैसा हो, अनडेवलप्ड हो। तो ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस है तो होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, ऐसी सेल को कैसी सेल कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस डेवलप्ड होगा या अनडेवलप्ड होगा? अनडेवलप्ड होगा। न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। और उस अनडेवलप्ड न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? उस अनडेवलप्ड न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड के नाम जानते हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस की जगह में क्या होगा? न्यूक्लियोइड होता है। अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। और याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल में अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, याद रहेगा। इसका जस्ट उल्टा होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को देखिए तो यू वर्ड का मतलब क्या होता है? EU। यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है प्रेजेंट, यू का मतलब होता है डेवलप्ड। और कैरियोटिक वर्ड बना है कैरियन से, और कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। कैसा न्यूक्लियस होगा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है? अनडेवलप्ड। यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। ये डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, मेजर डिफरेंस। अब हम बात करें न्यूक्लियस डेवलप और अनडेवलप कैसे डिसाइड होता है कि न्यूक्लियस डेवलप है कि अनडेवलप्ड है। तो हम बात करते हैं, देखना, अगर हम डेवलप न्यूक्लियस का डायग्राम देखें तो कैसा होगा? एक सेल है, उसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के डायग्राम देखते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस डायग्राम बना रहे हैं। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है और इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये डबल लेयर होती है। डबल लेयर होगी कि सिंगल लेयर? डबल लेयर। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो उस मेम्ब्रेन को कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितनी लेयर की होती है? 2 लेयर की, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो डबल लेयर क्या है? ये न्यूक्लियस की चारों तरफ मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोट की बात करें, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बनाकर दिखा रहे हैं, तो न्यूक्लियस में चारों तरफ पहले मेम्ब्रेन होगी। अंदर में क्या भरा हुआ होगा? अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होगा। और न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब क्या क्या होता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होगा? तो पहली चीज, इसमें आपके क्रोमैटिन दिखाई देंगे। अगर सेल नॉन डिवाइडिंग होगी तो क्रोमैटिन दिखाई देंगे, डिवाइडिंग होगी तो क्रोमोसोम दिखाई देंगे। क्रोमैटिन, अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा तो क्रोमैटिन, और सेल डिवाइड हो रही तो क्रोमोसोम। वही चीज है, दोनों एक ही चीज है। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम अलग अलग नहीं है। सेल डिवीजन के करते समय क्रोमोसोम बन जाते हैं, सेल डिवाइड नहीं करती तो क्रोमैटिन होते हैं। तो क्रोमैटिन दिखेगा न्यूक्लियस के अंदर, क्या दिखेगा? क्रोमैटिन दिखाई देगा। ये क्रोमैटिन किस चीज का बना होता है? ये क्रोमैटिन 2 चीजों से बना होता है। वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला है आपका DNA, न्यूक्लिक एसिड, DNA का,
और दूसरी चीज है आपके बना होता है प्रोटीन का, कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है। कुछ और भी चीजें होती हैं यहाँ पर, लेकिन ये मेजरली दो चीजों से बना होता है। क्रोमैटिन आपकी मेनली दो चीजों से बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। याद रहेगा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये दो मेजर चीजें हैं जिनसे आपका क्रोमैटिन बना होता है। फिर आपका और देखें और क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर एक डार्क कलर का छोटा सा स्ट्रक्चर, डेंस स्ट्रक्चर दिखाई देता है, डार्क कलर का, और इसे कहते हैं केंद्रक की पत्नी, केंद्रिका। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं और उसकी पत्नी को कहते हैं केंद्रिका। न्यूक्लियस की न्यूक्लियोलस, तो ये क्या है? ये न्यूक्लियोलस कहलाता है। तो न्यूक्लियस की न्यूक्लियोलस है ये न्यूक्लियोलस है। क्या क्या दिखा आपको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस, ये तीन चीजें एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। और अगर ये तीनों चीज दिखाई देंगी तो समझ जाना न्यूक्लियस कैसा है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। अगर ये तीन चीज दिखाई ना दे तो समझ जाना कैसा न्यूक्लियस है? अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी? नहीं होगी। न्यूक्लियोलस होगा? नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा यहाँ पर? क्रोमैटिन होगा। वो भी कैसा क्रोमैटिन होगा? कि क्रोमैटिन सिर्फ होंगे, एक जगह पे क्रोमैटिन होंगे ऐसे बस, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी इसके चारों तरफ, ना इसके चारों तरफ न्यूक्लियोलस होगा, ना कुछ और होगा, सिर्फ क्रोमैटिन होगा। और ये क्रोमैटिन भी कैसा होगा? ये फॉल्स क्रोमैटिन होगा, फॉल्स क्रोमैटिन। अब ये फॉल्स क्रोमैटिन क्या होता है? तो वहां देखिए क्रोमैटिन किससे बना? दो चीजों से, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को बांध कर रखता था, लेकिन यहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। सिर्फ किसका बना होगा? ये ओनली डीएनए होगा यहाँ पर, ओनली डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होगा, ओनली डीएनए से बना होगा। इसलिए इस तरह के डीएनए को नेकेड डीएनए भी कह सकते हैं, नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए क्यों बोलते हैं? कपड़े नहीं पहना है, कपड़े क्या थे इसके? हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन ना पाया जाए तो उस तरह के डीएनए को नेकेड डीएनए कहते हैं। और प्रोकैरियोट का डीएनए कैसा होता है? नेकेड डीएनए या फॉल्स क्रोमैटिन कहलाता है। इसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना ही न्यूक्लियोलस होता है, और ना ही हिस्टोन प्रोटीन होता है। तीनों चीजें नहीं होगी, ना न्यूक्लियोलस, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ना ही हिस्टोन प्रोटीन, तीनों चीज नहीं पाई जाती हैं। इस तरह के न्यूक्लियस को, इस तरह के सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। अगर सब कुछ पाया जाता है तो यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। और इन दोनों के बीच में एक नई तरह की सेल भी देखने मिलती है, वो है आपकी मीजोकैरियोटिक सेल। बीचों बीच की सेल है, इसलिए इसका नाम हो गया मीजोकैरियोटिक। मीजो बताता है बीच में, मीजोकैरियोटिक सेल। ये तीसरे तरह की सेल भी कभी कभी देखने मिलती है। ये सेल हर मामले में यूकैरियोट जैसी होगी, सब कुछ यूकैरियोट जैसा होगा इसमें। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि ये सेल में सिर्फ ओनली डिफरेंस है, इट इज सिमिलर टू यूकैरियोट सेल। यूकैरियोट सेल के जैसी होगी हर मामले में, यूकैरियोट सेल। सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। सिर्फ डिफरेंस कितना है? हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट। सिर्फ एक ही डिफरेंस है ये यूकैरियोटिक सेल से एक मामले में अलग है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। और हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता इसलिए इसमें क्रोमैटिन पाया जाता कि नहीं पाया जाता? नहीं, इसमें फॉल्स क्रोमैटिन होता है, नेकेड डीएनए होता है, बाकी सब चीज होती है इसमें। न्यूक्लियोलस होगा? हाँ, इसमें न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी? हाँ होगी। सब कुछ एज इट इज यूकैरियोट जैसा, सब कुछ हर मामले में सेम है। सिर्फ डिफरेंस इतना सा डिफरेंस है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, और हिस्टोन प्रोटीन ना पाए जाने की वजह से इसका डीएनए भी नेकेड डीएनए होता है। बाकी सब मामले में यूकैरियोट से मैच कर रही है, सिर्फ इस चीज के लिए ये प्रोकैरियोट से मैच कर रही है, इसलिए इस सेल को मीजोकैरियोटिक सेल कहा गया है। अब आपको इससे कोई पूछे प्रोकैरियोट सेल का एग्जाम्पल बताइए, तो प्रोकैरियोट सेल का एग्जाम्पल कोई पूछे तो प्रोकैरियोट सेल का एग्जाम्पल है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा आपने पढ़ लिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो किंगडम मोनेरा के जितने मेंबर हैं पूरा का पूरा किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर हैं मोनेरा
all the member of kingdom Monera, all the member of kingdom Monera, kingdom Monera के सारे मेंबर प्रोकैरियोट हैं। आपको यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में कौन आते हैं, तो यूकैरियोट में आपकी बाकी सारी सेल मोनेरा को छोड़कर बाकी सारा किंगडम यूकैरियोट में आता है, सारी अदर सेल, ठीक है। प्रोकैरियोट मतलब किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा बोले तो कौन आएगा, बैक्टीरिया। यहां पर मोनेरा में बैक्टीरिया सेल आते हैं, तो बैक्टीरिया जितने भी बैक्टीरिया हैं वो इसमें आते हैं, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो, साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो, चाहे वो माइकोप्लाज्मा हो, चाहे वो आपकी जितना पाया था ना माइडिस्केस, चलो आर यू एक्टिव, उस ट्रिक के जितने भी मेंबर हैं वो सब यहीं पर आ जाएंगे। माइडिस्केस, चलो आर यू एक्टिव, रिकेट्सिया हो, क्लेमाइडिया हो, कोई भी हो, वो सब यहां पर आएंगे, तो सारे मोनेरा के मेंबर यहां पर आएंगे। और उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म में ऑल अदर किंगडम, जितने भी अदर किंगडम है, किसको छोड़कर, मोनेरा को छोड़कर जितने भी अदर किंगडम है, जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, और एनिमिलिया, इस सभी के जितने मेंबर हैं वो सब के सब यूकैरियोट में आते हैं। बाकी सब सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट है। और डाइनोफ्लैजेलेट सिर्फ इसका एग्जांपल है, मेजोकैरियोट का एग्जांपल है डाइनोफ्लैजेलेट। डाइनोफ्लैजेलेट आपने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा में, तो सिर्फ डाइनोफ्लैजेलेट को इधर ले आइए मीजोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया को ले जाइए प्रोकैरियोट्स में, और बाकी जो बच्चे सबको डाल दीजिए यूकैरियोट्स में। सारे यूकैरियोट्स हैं, मीजोकैरियोट्स है डाइनोफ्लैजेलेट, और प्रोकैरियोट्स है बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा के मेंबर। किंगडम मोनेरा 5 किंगडम पढ़े हैं आपने, तो मोनेरा के मेंबर रख दीजिएगा प्रोकैरियोट में, बाकी सबको रख दिया यूकैरियोट में, और सिर्फ डाइनोफ्लैजेलेट को ले आइएगा मीजोकैरियोट में। तो 3 कैटेगरीज में आपने सारे ऑर्गेनिज्म को बांट दिया। कौन कौन सी, प्रोकैरियोट्स, मीजोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल, 3 तरह की सेल होती है। पहला डिफरेंस समझ में आया आपको, क्या डिफरेंस था, इसका न्यूक्लियस अनडेवलप होगा, इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा। क्या क्या डेवलप होगा बता दिए थे, न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। डिफरेंस लिख सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, यहां पे सब एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। कोई भी आप डिफरेंस करने को कहें कि प्रोकैरियोट सेल में और यूकैरियोट सेल में डिफरेंस लिखिए, तो आप ये तो लिख ही सकते हैं जितना बताए। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके मेंबर कौन है, इसका एग्जाम्पल कौन है, और प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिए एक बड़ा सा डिफरेंस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर absent। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर absent। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर absent। सारे मेम्ब्रेन से घिरे हुए सारे सेल ऑर्गेनल्स absent होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा। मतलब क्या क्या नहीं होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। गोल्जी बॉडी होगा कि नहीं होगा, गोल्जी बॉडी भी नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, वैक्यूल्स नहीं होगा, ठीक है। तो आपके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन होती है वो सब नहीं होंगे। क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा,
जितने भी सेल ऑर्गेनल्स में आपके मेम्ब्रेन होती है वैसा कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता, ये सारे के सारे एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, मेसोकैरियोट में भी प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिंपल स्ट्रक्चर होगा, इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा। ये अनडेवलप्ड सेल है, वो फुल्ली डेवलप्ड सेल है। इवोल्यूशन वाइज ये पहले आई हैं, वो सेल बाद में आई हैं। तो ये डिफरेंस प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में हमने पढ़ा। यूकैरियोट सेल को फिर दो भाग में बांट दिया गया है, प्लांट की सेल और एनिमल की सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है? प्लांट और एनिमल दोनों के सेल यूकैरियोट तो है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? प्लांट की सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, प्लांट की सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट, जिसको प्लास्टिड भी कह सकते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाता होगा। तो प्लांट की सेल फोटोसिंथेसिस कर सकती है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। एनिमल की सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए एनिमल लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, प्लांट की सेल में लार्ज साइज का सेंट्रल वैक्यूल्स पाया जाता है। सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल्स होता है, इसको लार्ज साइज सेंट्रल वैक्यूल्स कहते हैं। प्लांट की सेल में वैक्यूल्स पाए जाते हैं, एनिमल में वैक्यूल्स नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। तो एनिमल की सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे या होंगे भी तो बहुत छोटे छोटे होंगे, और इसमें लार्ज साइज सेंट्रल वैक्यूल्स वाला, सेंटर में एक बहुत बड़ा साइज का वैक्यूल्स होता है प्लांट की सेल में। अब एक चीज ऐसी है जो एनिमल के पास है, प्लांट के पास नहीं है। वो क्या चीज है? सेंट्रिओल्स। सेंट्रिओल्स जो होते हैं, सेंट्रिओल्स, ये आपके एनिमल की सेल में तो होते हैं लेकिन प्लांट की सेल में नहीं होते। तो आपको डिफरेंस समझ में आया? प्लांट सेल में क्या क्या होता है और एनिमल सेल में क्या क्या होता है। प्लांट की सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा, वैक्यूल्स होंगे, ठीक है, और एनिमल की सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे, वैक्यूल्स नहीं होंगे। क्या होंगे? सेंट्रियोल्स होंगे एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं होंगे। बाकी सब कुछ तो सेम होगा, दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं। डिफरेंस समझ में आया? सेंट्रियोल्स सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं और वैक्यूल्स और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। ये डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू।